डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में व्यवहार कुशल और मिलनसार व्यक्ति हैं। एक बार अगर कोई उनसे मिल लेता है तो वे खुद ब खुद अपनापन महसूस करता है। 6 जून 1953 को जन्मे रामवीर सिंह रघुवंशी गुना जिले के ही निवासी हैं। 1979 में डॉक्टर बनने के बाद सरगुजा में उनकी डॉक्टरी के पद पर प्रथम स्थापना हुई। इसके बाद डॉक्टरी सेवा काल गुना जिले में रहा। उसके बाद 1982 से रिटायर्ड होने तक गुना अशोकनगर जिले में ही पदस्थ रहे। वर्तमान में डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी संविदा पर बूढ़ेवालाजी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 68 साल की उम्र में जो जज्बात डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी के अंदर है, उससे युवा प्रेरणा ले सकते हैं। आइए देखिए उनके साथ एक खास मुलाकात। जिले के सबसे सीनियर मोस्ट डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी साहब से। इनके साथ के जितने भी डॉक्टर्स हैं, या तो वो रिटायर होकर घर बैठ गए हैं या इस दुनिया से विदा हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है सिटी चैनल। जी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मैं बात कर रहा हूँ आपसे सबसे पहले इनिशियल स्टेज की। जब आपने इस डॉक्टरी के पेशे को ज्वाइन किया तो क्या आज के माहौल में और उस जमाने के माहौल में क्या था? देखिए, धीरे धीरे समस्याएं बदल रही हैं। पहले जो है बहुत कम साधन होते थे और हम लोग जो है जब 79-80 में जब डॉक्टर बने उस समय हम लोगों को उल्टी दस्त एक बहुत बड़ी समस्या होती थी। अधिकांश डॉक्टर उल्टी दस्त की वजह से या तो बीएमओ नहीं रहना चाहते थे या फिर वो नौकरी छोड़ जाते थे। मैं पहले दिन जब सरगुजा से ट्रांसफ़र होकर थाडोरा आया तो मऊ आलमपुर गाँव में जब हमको जाना पड़ा तो हम करीब 100 पूड़ी रख के ले गए। हम 6 लोग थे। वो हमने पानी पड़ते पड़ते रास्ते में खाई। फिर वहाँ जाकर सरपंच साहब ने खाना बनवाया और हमने करीब 100-125 लोगों को वहाँ बोतल वगैरह लगाई। तो वो माहौल और आज का माहौल अलग है। आज हर जगह गाड़ी जा रही है, आराम से काम हो रहा है। डॉक्टर साहब, वो तो सही बात है, पर जो आज का प्रेशर है डॉक्टरी के पेशे में और उस जमाने के प्रेशर में ज़मीन आसमान का अंतर है। सही बात है। उस समय एक्चुअली क्षेत्र तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता था और मरीज का संस्थाओं तक पहुंचना ही बड़ा मुश्किल होता था। लोग आज सामान्यतया नदी नाले खटिया पे मरीज को रख कर पार करके लाते थे और हमारे पास भी अस्पताल में जैसे स्वास्थ्य केंद्रों में कम बिस्तर होते थे तो मैं अक्सर वहाँ साड़ोरा में ऐसे ही करता था कि तुम तो भैया पलंग अपना ले आओ, लेटे रहो और हम सेवा करें। नहीं, पहले तो साधनों की कमी थी जैसे आप बोल रहे हैं, और अब सोशल मीडिया के माध्यम से आदमी इतना जागरूक हो गया है और इतने सादे साधन हो गए हैं लोगों के पास। और मेडिकल साइंस ने भी पिछले 40-42 सालों में बहुत उन्नति की है, ये आप मानते नहीं? बिल्कुल, इससे काफ़ी अंतर आया जागरूकता, काफ़ी अंतर। अब मेरा एक सवाल है कि ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर रहते समय साड़ोरा में जो प्रेशर आपने मेंटेन किया और आज के बीएमओ पर कितना प्रेशर महसूस होता है? देखिए, प्रेशर आज भी है, लेकिन अब इस समय गुणात्मक स्थिति अलग अलग है। जैसे पहले उल्टी दस्त जैसी चीज़ें समस्या होती थी और वो भी कांच की बोतल आती थी, तो जब हम जाते थे तो कई बार हमको भी सिर पर रख के ले जाना पड़ रहा था। आज कम से कम डॉक्टर को कीचड़ में नहीं ले जाना, सिर पर बोतल रख के नहीं, साधन उपलब्ध हो गए। आज साधन बहुत उपलब्ध हैं। दूसरी बात क्या है, आज गांव-गांव मोबाइल हैं, आशाएं हैं, सभी हैं। लेकिन अब जो समस्या है, अभी तक बड़ी शांति चल रही थी, लेकिन कोरोना ने वो पूरी स्थिति जो है पलट दी। कोरोना की जो लहर है, पहली और दूसरी लहर, उसको अपने जीवन काल, आप लगभग 65 से 70 साल के बीच के होंगे, तो आपने इतनी भीषणतम बीमारी, कभी महामारी आपने जीवन काल में पहले कभी देखी? देखिए, पहले उल्टी दस्त किसी गांव में हो जाना ही बड़ी समस्या रहती थी। टीम आज पैदल गई और वहाँ पर 60-70 लोगों को इलाज किया और फिर लौट आए और आते ही दोबारा खबर आ जाती थी कि नहीं साहब इतने लोग और हो गए। तो जो समस्या आज इस समय जितने लोगों मतलब स्वर्गवासी हुए हैं कोरोना से, उस समय मलेरिया और उल्टी दस्त से भी करीब करीब इतने लोग हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, एक बड़ा परिवर्तन पिछले 20-30 सालों में आया है। शिक्षा और स्वास्थ्य दो सेवा हुआ करती थी, अब व्यावसायिकरण हो गया इनका लगभग। लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आ गए जो मनमाना पैसा ले रहे हैं, तो इसको आप अपने जीवन काल में किस रूप से देखते? देखिए, पहले क्या था कि लोगों के यानी घर में जब भी कोई मरीज़ बीमार होता था तो उनके जो है चिकित्सक से आत्मीय संबंध होते थे, या जैसे हम जब इलाज करते थे लोगों का साड़ोरा में, हम जानते थे या तो आदमी को नाम से जानते थे या हम जो है पूरे एरिया में था, जो जिला वाले हैं, जलालपुर वाले हैं,
इस तरह की स्थिति हमारी रहती थी। लेकिन आज जो है क्या है कि जो बड़े बड़े अस्पताल खुल गए हैं वो जो है ऐसे लोगों ने खोले हैं, या तो वो खुद डॉक्टर नहीं है या फिर किसी कंपनी के अस्पताल चल रहे हैं, तो वहाँ जो डॉक्टर है उसको जो है उनके अनुशासन में रहना पड़ता है और उनके हिसाब से चलना पड़ता है। ये एक बड़ी समस्या है। नहीं, आदिकाल से ही औसत दान और ज्ञान दान जो बड़े दान हैं उनमें इनकी गिनती है। अब उसकी जगह एकदम व्यवसायीकरण हो गया, सब मतलब व्यवस्थित है, आपको 5 स्टार सुविधा मिल जाएंगी उसमें। तो ये बड़ा परिवर्तन आप महसूस करते हैं कि नहीं करते? जी बिल्कुल, मैं महसूस करता हूँ। और इस सब की जो वजह रही वो ये रही कि लोगों ने सुविधा भोगी हुआ नहीं, आदमी जो है उन लोगों ने कंट्रोल किया जो लोग खुद डॉक्टरी का मतलब नहीं समझते थे। जैसे लोग घुसे और वो अस्पताल में जो है लैट्रिन तरफ साफ़ है कि नहीं, इधर साफ़ है कि नहीं, ये देखने लगे। उन्होंने ये नहीं देखा कि मरीज को कोई दवाई मिल रही है कि नहीं, मरीज को डॉक्टर किस प्रकार की सेवाएं दे रहा है। इसलिए जब लोगों का कारपोरेट का इस तरफ ध्यान गया तो उन्होंने इस प्रकार की सुविधा बढ़ा के लोगों को आकर्षित करना, मतलब 5 स्टार संस्कृति को जन्म देके लोगों ने इस व्यवस्था, इस जो वैक्यूम था उसका लाभ उठाया। उसका लाभ देखिए, सरकारी अस्पताल में पहले सब सुविधाएं मिलती थी, डॉक्टर के मरीज के बहुत अच्छे रिलेशन होते थे और डॉक्टर उसका जो है निःशुल्क उपचार करता था और दवाई भी कम से कम खरीदवाते थे। लेकिन क्या है कि जब लोग वहाँ निरीक्षण करने वाले जो वहाँ हैं, जो नॉन मेडिकल लोग थे, तो वो लोग वहाँ पर यही कहते थे, अरे यहाँ लैट्रिन तरफ गंदगी पड़ी है, अरे ये झाड़ा नहीं है। अब ये बताओ, सीमित साधनों में जहाँ कर्मचारी भी ना हो, लेकिन उसको इससे जोड़ दिया गया मरीज की सुविधा से। बड़े शब्द यूज कर रहा हूँ डॉक्टर साहब मैं। पुराने ज़माने में डॉक्टर और मरीज का संबंध भक्त और भगवान के संबंध के जैसे ही होता था। मरीज जब आपके पास आता था पूर्ण विश्वास से आता था और वो उस विश्वास की दम, क्योंकि डॉक्टरी में ज़्यादा मनोविज्ञान है, गोली अपना काम करती है, मनोविज्ञान अपना काम करता है। अब उसमें कितनी कमी आप देखते हैं पिछले दिनों में? नहीं, अब तो उसमें काफ़ी कमी है और आप भी जैसे जानते होंगे कि आप भी जो है वक्त पड़ने पर उसी डॉक्टर के पास जाएंगे जिसका आप जो है जिसका आप व्यवहार समझते हो या अपनी जान पहचान हो, क्योंकि हर आदमी के यहाँ हर आदमी आप नहीं जा पा रहे। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। पुराने ज़माने में अनुभव के आधार पर डॉक्टरी होती थी, अब टेक्निकल पार्ट आ गया, हर चीज़ की जांच होने लगी और उसके बाद डॉक्टरी होती है। तो इससे कितना अंतर आया है इलाज में? इससे काफ़ी अंतर आया है। एक मरीज जिसको 11-12 बजे डॉक्टर देखता है, अब वो जांच कराने जाता है तो पता पड़ा अगर वो 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर से आया है तो 5-6 बजे वो जांच के डॉक्टर के पास फिर ले जाता है, फिर निपटता है। ये एक सबसे बड़ी समस्या हो गई है। इलाज में जैसे टेक्निकली वो साउंड हो गया कि उससे पता चल जाता है कि लगभग अनुभव के आधार पे नहीं, अब फैक्ट्स के आधार पे इलाज होने लगा है। नहीं, जैसा अभी अपनी बात हो रही थी ना कारपोरेट हॉस्पिटल्स की, उसी प्रकार से क्या है कि एक जो मरीजों के दिमाग में जो घुसाया गया कि जब तक आपकी जांच नहीं होगी इलाज का है। यानी आज भी कई सारे सीनियर डॉक्टर हैं जो इलाज कम लिखते हैं, लेकिन उनका लोग मखौल उड़ाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। तो मैं आपको अभी मिलवा सकता हूँ कई लोगों से, तो फिर वो मरीज़ को दोबारा वहाँ नहीं जाने देते। और कई लोगों ने जब डॉक्टरों पे जब निगलिजेंसी केस किए हैं तो उसमें ये भी लिखा है साहब इन्होंने सोनोग्राफी नहीं कराई, वो नहीं कराई। तो ये सब चीज़ों की वजह से व्यवसायीकरण भी तो हो गया, उसका जो पैसे का भी तो लाभ है लोगों को, इसलिए लोग जाँच ज़्यादा लिखते हैं। बिल्कुल, दोनों चीज़ें हैं। मतलब एक तो मजबूरी हो गई आदमी की और दूसरे क्या है कि अब जैसे हाथ देख के वो बताएगा खून की कमी है, ये ताकत की दवाई लो या वो है, तो मरीज़ विश्वास ना करके मरीज़ कहेगा इसका हीमोग्लोबिन नहीं दो। अभी अपन ने कोरोना में देखा था, आदमी जुकाम खांसी कुछ भी है उसको वो सीधी सीटी कराने दौड़ता था। अपन ने कितना प्रचार किया कि सीटी की ज़रूरत नहीं है, आपके लक्षण जितने गंभीर होंगे उस आधार पर आपको उपचार होगा, कराएं। लेकिन लोग वाग नहीं माने और सीटी स्कैन में उन्होंने जो है डिस्टेंसिंग की तक धज्जियाँ उड़ा। आम डॉक्टर जहां अपनी नौकरी के रिटायरमेंट के समय तक पूरी तरह से थक जाता है, आप इतने सक्षम होते हुए भी रिटायरमेंट के बाद एक पीएससी में संविदा सेवा दे रहे हैं और इतने स्वस्थ और फिट हैं। क्या राज है इस पूरी व्यवस्था आपकी दिनचर्या का, जीवन का? क्योंकि आम आदमी जो आम डॉक्टर है वो उम्र के इस दौर में आते आते जब रिटायरमेंट की उम्र आती है 2 साल पहले कहता अब तो आराम करूँगा मैं, अब बहुत थक गया हूँ जिंदगी से। क्या इसका राज है? और पूरी तरह सक्षम है आप तब भी? इसका राज यही है कि मैं आप सब लोगों से जुड़ा हुआ हूँ
और अपने मरीजों से भी जुड़ा हुआ हूँ, समाज से जुड़ा हुआ हूँ। इसी की वजह से जो है मैं खूब चल फिर रहा हूँ, अपने आप को स्वस्थ महसूस करता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ मैंने अपनी सेवा के दौरान जो लोगों के लिए रक्तदान के लिए जो ब्लड ग्रुप वगैरह बनवाए, तो वो लोग भी मेरे संपर्क में रहते हैं, मैं लगातार उनसे भी जुड़ा रहता हूँ, इसीलिए मैं स्वस्थ रहता हूँ। सर आप 65 से 67 साल की युवा हैं, तो जो युवा आ रहे हैं कर्म के प्रति उन्हें सजग करने के लिए क्या संदेश आप इस समय देना चाहेंगे? नहीं, मेरा तो सभी से यही निवेदन है कि आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता। दो चीज़ों में बहुत अंतर है, एक बुढ़ापा, एक वरिष्ठता। बुढ़ापा तो आदमी ने मान लिया कि मेरा बुढ़ापा आ गया तो उसका बुढ़ापा हो गया, लेकिन चूंकि मानव जीवन दोबारा नहीं मिलता, आदमी को जी भरकर इसे जीना चाहिए और जितनी सेवा अपन से बन सकती है उतनी करना चाहिए, क्योंकि हमको कल का पता नहीं है, कल हम बिस्तर पर रखे हो जाएं, क्या हो जाएं। तो सभी चिकित्सकों को जो इस सेवा में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादातर लोग तो सेवा भावी होते जाते हैं, युवा सारे युवाओं जो युवा, हाँ, युवा वर्ग जो है उसको अगर स्वस्थ रहना है कर्म तो की प्रधानता रखते हैं, उसको कर्म की प्रधानता रख के चलना चाहिए। वो जितना अगर मेहनत करेगा उतना ही जो है उसके संबंध भी रहेंगे और उतना ही सफल रहेगा। IMA के भी आप अध्यक्ष हैं, और IMA क्या गतिविधियां कर रही है वर्तमान में? नहीं, IMA ने वर्तमान में जो गतिविधि की, जैसे जो कोरोना काल है, हमारे करीब 50% से अधिक डॉक्टर्स जो है फ़ोन पर निःशुल्क परामर्श देते रहे, टेलीमेडिसिन के बाद। हाँ, और दूसरी बात ये है कि डॉक्टर्स ने इस बार जो है चूँकि वैक्सीन लग गई थी, इसलिए मरीजों को देखना बंद नहीं किया। आप देखते होंगे कि डॉक्टर्स लगातार मरीज देखते रहे। और तीसरी चीज़ ये है कि जो गुनाह का जो नागरिक समूह बना था, उससे भी सरकारी और प्राइवेट सभी डॉक्टर जुड़े रहे, और व्हाट्सएप पे भी, उसमें ग्रुप व्हाट्सएप पे भी जो है लोगों की समस्याएं हल करते रहे। मतलब कोई झिझका नहीं है इस बात से कि हम इससे क्यों जुड़े। रक्तदान के लिए भी आप सदा लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। गाँव आप CMHO भी रहे गुना के, और आपने बहुत काम किया उस समय भी, और रक्तदान पे भी आप काम कर रहे हैं, तो CMHO काल को किस रूप में याद करते हैं? CMHO काल तो सबका अपने अपनी तरह से होता है। मतलब मेरे मन में जो सेवा भाव थे वो मैंने किए सन 2006 और 2007 में। आप देखेंगे कि कुछ हमने ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए जो आज राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे हैं। जैसे कि फतेहगढ़ उप स्वास्थ्य केंद्र था उस समय, उसमें हमने डिलीवरी पॉइंट खोला, तो जिसको आजकल L1 डिलीवरी पॉइंट के रूप में जानते हैं। फतेहगढ़, झागर, मार्की, मऊ, ये सब जो हमने खोले। गुना में 8 डिलीवरी पॉइंट खोले। तो इनका राष्ट्रीय स्तर पर फिर इसका अध्ययन हुआ, इनका दौरा किया, सभी प्रदेश के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को करवाया यूनिसेफ ने, और फिर NHM में इसको मान्यता मिली कि इस प्रकार के जो बिना PHC के भी जो है, जो बड़ी बड़ी जगह है वहाँ पर दौरा खोलने। हमने एक ये भी किया कि जो गर्भवती महिलाएं आती थी वो समय पे नहीं आ पाती थी, तो गुना से ही शुरुआत हुई उनके लिए जो है फ्री ट्रांसपोर्टेशन की। उसके लिए हमने करीब 3 महीने मेरे और मेरे ड्राइवर के मोबाइल पे चला, हम लोग गाड़ी भेजते थे यहाँ से, और अब आजकल ये पूरी इंडिया उस चीज़ को कर रही है। इसके अलावा सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट का भी सबसे पहले यहीं स्थापना हुई, जिसमें डॉक्टर नैयर जो हैं बालोग विशेषज्ञ, उनका जो है बहुत महत्व रहा, और डॉक्टर सारस्वत साहब उस समय कलेक्टर थे, तो सभी ने उसमें मदद की। तो सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट की सफलता जब गुना में दिखी, उसकी वजह से जो है आज पूरे इंडिया के हर एक ज़िले में सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट है। तो मुझे जो है ये चीज़ हमेशा याद रहेगी। लोगों ने भले फिर मुझे बाद में CMO से हट गया था, फिर मैं दोबारा बना, तो मेरा नाम भले कोई ले या ना ले, लेकिन ये मेरे मन में एक बड़ा संतोष रहेगा कि इस पर आज पूरा देश चल रहा है। डॉक्टर साहब, एक बड़ी बात है, आम डॉक्टर प्रशासन के साथ अपने संबंधों को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रख पाता या बचता है, कटता है। आपके प्रशासन के साथ सदा अच्छे संबंध रहे, क्या राज है इसका? देखिए, मेरे प्रशासन के साथ जो सदा अच्छे संबंध रहे उसका यही है कि देखिए, ज़िले में कोई भी गतिविधि है वो प्रशासन के सहयोग से हम सफलतापूर्वक संपन्न कर सकते हैं। हम अगर कलेक्टर को बाईपास करके चलना चाहें तो जो भी शासकीय मशीनरी है, कलेक्टर के एक फ़ोन से भोपाल से हमारी फाइल जो है पास हो जाती है। आप देखेंगे कि जब मैं यहाँ दूसरे कार्यकाल में जब CMHO बना 17-18 में, तब करीब मैंने 15 डॉक्टर जो है कॉन्टैक्ट में हमने अपॉइंट कर दिए। तो ऊपर से आपत्ति आई कि जिला स्तर से कैसे कर रहे हो, तो यहाँ पर जैन साहब कलेक्टर थे, उनके द्वारा मैंने लेटर भिजवाया, तो वहाँ पर जो है मिशन डायरेक्टर के द्वारा उन सभी की जो है स्वीकृति अनुमोदन कर दिया गया।
तो कलेक्टर की बड़ी वजनदारी होती है और जिला स्वास्थ्य समिति के भी अध्यक्ष वही होते हैं। तो हमको जो है कभी ये नहीं सोचना चाहिए कलेक्टर कौन है, कलेक्टर तो कलेक्टर ही होते हैं। इस कोविड काल में दूसरी कोविड लहर में जिस तरह से लोग मरे, जिस तरह से लोगों का माहौल था, ऑक्सीजन की कमी थी, उसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये किसी ने सोचा नहीं था कि ये एकदम होगा और इस तरह की जो है कमी आ जाए। लोगों ने तैयारी की और सबसे बड़ी चीज़ इसमें मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा। एक चीज़ है निष्पक्ष रूप से कि उस प्रधानमंत्री पहले निकले जिन्होंने स्वास्थ्य कर्मचारियों को, डॉक्टरों को पहले वैक्सीन लगवा दी, इसलिए कम से कम डॉक्टर लोग और कर्मचारी लोग भागे नहीं, फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी लगी। और फिर जैसे जैसे सुविधाओं का टोटा पड़ा, मरीज बढ़े, वैसे वैसे प्रशासन ने जनता का खुल के साथ लिया। मैं खुद भी कह सकता हूं कि जैसे अपने यहाँ जैन समाज का भामा सहायक ग्रुप बना, गुना नागरिक समूह बना, हम तो लोगों से एक ऑर्डर जैसा देते थे, व्हाट्सएप पे लिख देते थे हमको ये इंजेक्शन चाहिए, तो वो आ जाते थे। तो लोगों को यहाँ सरकारी अस्पताल में तो कम से कम दवाई खरीदनी पड़ी, ब्लड की भी ज़रूरत पड़ती थी तो हम उस पर लिखते थे तो लोग आप खूब आते थे, रख दे जाते थे लोगों को। तो इस तरह से। और अब जो है हमको जैसा कि लोग बता रहे हैं, अब जवान लोग तो काफ़ी जो है टीकाकरण हो चुके हैं, अब बच्चों के लिए हमको फिर से तैयारी करनी है। तो उसमें अधिकांश जिलों में तैयारी हो चुकी है, सरकार भी इस तरफ ध्यान दे रही है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बिना जन सहयोग के हम किसी भी बाधा को पूरा नहीं कर सकते, किसी बाधा को क्रॉस नहीं कर सकते। और इसमें हमारे पत्रकार हैं, समाज सेवी भाई लोग हैं और जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासन है, सभी के साथ मिलकर जैसे हम अभी रहे एकजुट होकर, इसी प्रकार से हमको आगे तैयार होना पड़ेगा। गुना डीएच की इमेज में भारी अंतर आया है पिछली सफलता में। मतलब मरीजों की मतलब बड़े बड़े लोग जो सरकारी अस्पताल में जाना पसंद नहीं करते थे, इस कोरोना काल में वो सरकारी अस्पताल में आए हैं। तो क्या कारण है इसका? इसमें एक तो क्या है कि हमारे प्रशासनिक अधिकारी सीधे अस्पताल से जुड़े रहे। उस समय कलेक्टर साहब कुमार साहब थे, बाद में नोबल साहब कलेक्टर साहब आए तो वो भी पूरी तरह जुड़े रहे। और दूसरे हमारे अपर कलेक्टर और संयुक्त कलेक्टर वो सभी जुड़े रहे। और आपने देखा है कि डिप्टी कलेक्टर सोनम जानी मैडम तो पूरी तरह से जो है ग्रुप में इस तरह से बात करती नहीं जिस तरह से कोई आम जन बात करता है। और उन्होंने लगातार सब ग्रुप से रिक्वेस्ट करती रही। ऑक्सीजन के लिए भी जनप्रतिनिधियों ने व्यवस्था कराई और हमारे जैसे जैन समाज ने और भी समाज सेवियों ने मिलकर ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों को प्रदान किए। एक बहुत बड़ा काम किया। मैं नहीं समझता कि हम कोरोना को कंट्रोल कर पाते अगर ये सब लोग सहयोग नहीं करते। फाइनली आप क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे? अब कोरोना की जो बाकी बचा समय है, एक और सवाल रह गया। बूढ़े वाला जी की जो अपनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इसके आप लगातार देख रहे हैं, तो क्या काम कर रहे हैं बूढ़े वाला जी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र? बूढ़े वाला जी पर एक तो हम जो है टीकाकरण के दिन कोरोना टीकाकरण करते हैं और लोगों को हम खुद भी समझाते हैं और हम सोशल मीडिया पर भी डालते हैं, अखबारों में निकालते हैं। इसके अलावा जो है हमारा जो मुख्य यहाँ पर जो ध्येय रहता है, गरीब आदमी को दवाई मिल जाए और वो उसको किसी प्रकार की परेशानी वो पहली बार कह दे। कोरोना में अगर आप देखेंगे तो डायबिटीज़ का और ब्लड प्रेशर के मरीज़ को कोरोना जल्दी चपेट में लेता है। तो यहाँ पर करीब हमने 1200 मरीजों के ऐसे इसी क्षेत्र के जिसमें गुना के दूसरे एरिया के लोग हैं ऐसे कार्ड बनाए हुए हैं जांच करके, जिनको हम मासिक दवाई दे रहे हैं, यहीं से सरकारी दवाई दे रहे हैं और उनको फ़ायदा पड़ रहा है। तो ऐसे लोग जो कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जिनका कंट्रोल में है, आप देखेंगे कि उनको कोरोना नहीं छुआ। तो ये एक जो है बहुत बड़ा काम है। मैं और भी सभी चिकित्सकों से इसका निवेदन करता हूँ, कृपया इस चीज़ का प्रचार प्रसार करें। और अगर मरीज़ नहीं खरीद सकता तो इस समय सरकारी दवाई गांव लेवल पे अभी जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उन पर भी काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है। अगर एक बार हम सबका रजिस्ट्रेशन करके और सबको अगर दवाई खिलाने लगें तो मैं समझता हूँ हम जो युवा वर्ग है और वृद्ध वर्ग है उनमें से हम 95% को कंट्रोल कर देंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा सभी से यही निवेदन है कि हम ये नहीं समझे कोरोना चला गया। कोरोना जिस तरह से हम बाज़ार खुलने की बाट निकाल रहे थे वो भी बाज़ार खुलने की बाट निकाल रहा था, अपन तो यूँ माने। और हमको वैक्सीन भी लगवाना चाहिए, दोनों खुराक। इसके अलावा हमको मास्क का उपयोग करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का भी हमको उपयोग करना चाहिए और भीड़ भाड़ से भी हमको अभी भी दूर रहना चाहिए। शादियों के लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा, भले सरकार ने परमिशन दे दी है
इसके बावजूद भी हमको एक चीज़ करना पड़ेगी, उसमें जैन समाज का अनुसरण करना पड़ेगा और हमको दिन की शादी करनी चाहिए, क्योंकि दिन में जो है हमको पता पड़ जाता है कि किस प्रकार के लोग हैं, भीड़ भाड़ में अनावश्यक छूने से बचते हैं और खाने के लिए भी 10 बजे से लेकर 3-4 बजे तक का एक लंबा समय मिलता है भीड़ में। ये थे डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी साहब। 67 साल की उम्र में इतना कार्य के प्रति जज्बा किसी युवा को भी शर्मिंदा कर देगा। आवश्यकता इस बात की है कि डॉक्टर रामवीर सिंह का अनुसरण काम में लोग करें और अपनी सेवाएं लगातार दें। अभी भी हम उनके साथ बूढ़े बालाजी PS प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बैठे हुए हैं। उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ।